वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा सेकंड लेक्चर है नाइन्थ क्लास न्यू बुक फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 का। और टॉपिक है हमारा 5.2 एनर्जी। आज हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे कि एनर्जी क्या है। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी बॉडी का, किसी जिस्म का काम करने की सलाहियत को, काबिलियत को, एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को कहते हैं कि एक बॉडी कितना काम कर सकती है, मतलब उसमें कितनी एनर्जी है। ठीक है, काम करने की सलाहियत को कहते हैं। अब देखें दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम पढ़ें, इन अदर वर्ड्स द एनर्जी इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एनर्जी जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि कैसे ट्रांसफ़र हो जाती है। व्हेन यू किक अ बॉल, अगर आप एक बॉल को किक करते हैं, योर फीट ट्रांसफ़र एनर्जी टू द बॉल। हमारे पाँव क्या करते हैं? अपनी एनर्जी बॉल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बॉल कहाँ पर है? रेस्ट पर है। ठीक है, कोई बॉल है वो रेस्ट पर है। अगर हम यहाँ पे किक लगाते हैं तो रेस्ट से हम उसकी क्या कर रहे हैं? हम उसको मोशन में कर रहे हैं। ठीक है, हम उसे खुद अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अपनी एनर्जी हम दे रहे हैं और उसको मूव करवा रहे हैं। तो हम उसकी एनर्जी को अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ। दिस एनर्जी मेक्स द बॉल मूव। ये क्या करेगा? बॉल को मूव करवा देगा। गिविंग इट एनर्जी, क्या करेगा? एनर्जी दे देगा। यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी की टाइप्स है, आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी वो मोशन की वजह से होता है, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, इस पूरी एग्जाम्पल में हमने ये पढ़ा कि अगर हम किसी बॉल को जो रेस्ट पर है, अगर हम किक लगाते हैं तो हम अपनी एनर्जी बॉल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? बॉल को मूव करवा रहे हैं। ठीक है बेटा, विदाउट एनर्जी, अगर एनर्जी हम ना दें, द बॉल वुड कुड नॉट मूव। तो क्या करेगी? वो बॉल जो है वुड नॉट मूव, वो मूव ही नहीं कर सकेगी। दिस शो हाउ एनर्जी इज़ नीडेड टू परफॉर्म एनी एक्शन और चेंज। ये हमें ये बताता है, शो करवाता है कि एनर्जी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है परफॉर्म करने के लिए भी, कोई भी एक्शन या कोई भी चेंज। हमने यहाँ पर एक्शन किया ना, हमने बॉल को क्या करवाया? हिट की, और हमने क्या किया? कोई एक्शन परफॉर्म किया, कोई काम किया। ठीक है, और क्या हमने क्या किया? उसकी पोजीशन को चेंज किया। उसकी जब वो रेस्ट पर था तो हम उसको मोशन में ले गए। ठीक है, इस तरह हम बॉल मोशन में हो तो हम उसको रेस्ट में भी ला सकते हैं। अब देखें, आगे चलते हैं क्वांटिटी की तरफ। तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमारे पास जो है एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका यूनिट जो होता है, इट्स ऐसा यूनिट इज़ जाउल। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो जाउल होता है। अगर हम इसकी फॉर्म्स की बात करें तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो बेटा, देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है काफ़ी किस्मों की तरह की होती हैं, सच एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ईटीसी। हम इन सबको डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है बेटा, अब एक नोट है कि व्हेन 1 जॉल वर्क इज़ डन ऑन अ बॉडी, अगर हम किसी बॉडी पर 1 जॉल वर्क डन करते हैं तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट इन इज़ 1 जॉल। इसका क्या मतलब है वो इस डेफिनेशन में आपको एक्चुअली बताना ये चाह रहा है कि अगर हम कह रहे हैं कि एक बॉडी के ऊपर वर्क डन हुआ है, कितना हुआ है? 1 जॉल। एक बॉडी के ऊपर वर्क डन हमने किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर पेंसिल पड़ी है, मैंने इसको मूव करवा के इस पोजीशन पर ले आई हूँ। ठीक है, अब बेटा मैंने इसके ऊपर वर्क डन किया है 1 जॉल। इसका क्या मतलब है? कि मैंने 1 जॉल एनर्जी स्पेंड कर दी है। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दी है दूसरे की तरफ, दूसरे सिस्टम में, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट हैविंग 1 जॉल ऑफ एनर्जी, कि एक ऑब्जेक्ट था उसमें 1 जॉल ऑफ एनर्जी थी, मीन्स डैट इट हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क ऑफ 1 जॉल। अगर उसके अंदर एनर्जी 1 जॉल है तो मतलब कि वो 1 जॉल एनर्जी जो है उतना उसमें काम करने की सलाहियत है। ठीक है, एक बार मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ आपको बताना चाहिए कि अगर किसी बॉडी पर 1 जॉल वर्क डन होता है, मतलब कि 1 जॉल एनर्जी वहाँ पर खर्च हुई है। मैंने इस पेंसिल को उठाकर यहाँ पर रख दिया, मतलब मैंने वर्क डन किया 1 जॉल, और 1 जॉल एनर्जी जो है वो स्पेंड हो गई। ठीक है, देयर आर 2 बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास जो है एनर्जी जो है वो उसकी 2 बेसिक फॉर्म्स हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है।
हमने इन दोनों को डिटेल से अब पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसमें अगर आप लोगों को आ जाए, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, साथ ही एग्जाम्पल लिखनी है, साथ क्वांटिटी बतानी है, ऐसा यूनिट लिखेंगे, 2 नंबर पक्के हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लॉन्ग आता है, लॉन्ग में आपको इसकी टाइप्स भी पूछी जा सकती हैं। शायद वो आपसे दोनों टाइप्स पूछे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट और नॉट ऑन एनर्जी, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, तो आपको दोनों बतानी पड़ेंगी। फिर या फिर आपको अकेली काइनेटिक एनर्जी भी लॉन्ग में आ सकता है, अकेला पोटेंशियल एनर्जी भी लॉन्ग में आ सकता है, तो फिर आप लोग उसी हिसाब से अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन है, द कम्बिनेशन, या फिर आप लिख सकते हैं सम ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। दीज टू टाइप्स कौन कौन सी हमने पढ़ी हैं अभी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों टाइप्स को अगर हम सम करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली एनर्जीज को सम अप कहते हैं, सम अप करने को कहते हैं। उसमें दो एनर्जीज आ जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब हम सम अप करते हैं, दीज टू टाइप्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है। मैंने उसको यूं करके भी लिख दिया। अब काइनेटिक एनर्जी को हम डिस्कस करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली होती क्या है। हमने एनर्जी तो पढ़ लिया, एनर्जी क्या थी, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हमने एनर्जी पढ़ लिया। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है एक्चुअली, तो बेटा हम ये पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी डेट आ बॉडी पोसेसिस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अब इसमें उन्होंने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है पोसेसिस बाय वर्च्यू। इसका क्या मतलब है, वर्च्यू का मतलब विद रिस्पेक्ट और विद रेफरेंस ऑफ, मतलब कि पोसेसिस ऑफ को काट के आप लोग जस्ट ये भी सीधा लिख सकते थे कि विद रिस्पेक्ट ऑफ इट्स मोशन, जो सिर्फ उसकी मोशन की वजह से। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो मोशन की वजह से होती है, वो हम कह देंगे काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। मगर यहाँ पर आपकी न्यू बुक में ये यूज़ हुआ है पोसेसिस बाय वर्च्यू, तो आप लोग एज इट इज़ ही याद करेंगे इसे, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी को मैं एक बार फिर बता दूं, काइनेटिक एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो कि बॉडी की मोशन की वजह से होती है, ठीक है। इसको उन्होंने इस वर्डिंग में लिखा हुआ है। विर्चू का मतलब भी मैंने यहाँ पर लिख दिया कि विद रिस्पेक्ट और विद रेफरेंस ऑफ। अब काइनेटिक एनर्जी को लिखने के लिए हमारे पास पहले बुक में, पुरानी बुक में आपको यूं करके लिखा जाता था, मतलब कि के डॉट ई, काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट फॉर्म। मगर इस न्यू बुक में के ई और के स्मॉल छोटा सा लिखा गया है। इक्वल किसके होता है, एनर्जी इक्वल है वर्क डन के, और वर्क डन डब्ल्यू किसके इक्वल है, एफ डॉट डी के, ठीक है। और यहाँ पर आपकी बुक में अब यहाँ पर एस लगाया हुआ है। एस उन्होंने इस तरह लगाया है कि उन्होंने एक आपको ग्राफ बना के दिया है और उसको एक्सप्लेन किया है, और आपकी बुक के ऊपर जस्ट एक लाइन में इस ग्राफ को डिस्कस किया गया है। उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये बेटा यहाँ पर आपके बुक के ऊपर ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स, एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के। यहाँ पर इतना हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है एक लाइन आपके बुक के ऊपर कि सपोज अ बॉडी ऑफ मास एम, मतलब कि एक बॉडी है, उसका मास क्या है बेटा, एम है, इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वी के साथ, एंड ओपोजिंग फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब कि एक उसके ऊपर ओपोजिंग फोर्स, ऐसी फोर्स जो उसको ओपोजिट कर रही है, मतलब बॉडी मूव कर रही है और वो उसको ओपोजिट फोर्स लगा रही है, मतलब रोकने की कोशिश कर रही है। थ्रू अ डिस्टेंस एस ब्रिंग इट टू द रेस्ट, और उसको रेस्ट पर ले आती है, ठीक है। इस पूरी लाइन में, जस्ट एक लाइन में आप लोगों को ये बताया गया है कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी के साथ, और कोई उसके ऊपर फोर्स लगती है, जैसे एयर फ्रिक्शनल फोर्स लगा ले, और वो उसे क्या करती है, ब्रिंग बैक टू द रेस्ट, उसे कहती है ज़ीरो पर आ जाओ, रेस्ट पर आ जाओ। और आप लोगों पर जो बुक के ऊपर फिगर 5.9 है, वहाँ पर यूं करके ग्राफ बना हुआ है, ठीक है बेटा, देखें इसको गौर से। ग्राफ आपको यूं करके शो करवाया गया है। यहाँ पर ज़ीरो है, मतलब ओ, और ओ से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ एस टाइम, और साथ उन्होंने उसका यूनिट लिखा हुआ है, और वेलोसिटी का यूनिट लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर बेटा आप लोगों को वाई की डायरेक्शन में वी वेलोसिटी नज़र आ रही है, जो कि यहाँ पर इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये मैक्सिमम पोजीशन पर है। किस पोजीशन पर है, मैक्सिमम पे है। और वक्त के साथ साथ अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस जो है वो लगती रहती है, कोई ओपोजिशन फोर्स जो है वो लगती रहती है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ओपोजिटिंग फोर्स जो है वो लग रही है, बार बार लग रही है, यहाँ तक कि वो एक ऐसी पोजीशन पे आ जाता है कि वो क्या हो जाता है, रेस्ट पर आ जाता है, मतलब कि ज़ीरो पर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए
इसी चीज़ को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है कि ये जो ग्राफ है वो हमें क्या बना रहा है, हमारे पास ट्राइंगल, ट्राइंगल की फॉर्म बना रहा है ना। तो हमारे पास डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या था बेटा, डब्ल्यू इक्वल था ना एफ डॉट डी के, डब्ल्यू इक्वल एफ डॉट डी के। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एफ डी की जगह हम लिख दिया एस। क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, टॉपिक था आप लोगों का 2.11। अभी मैं आपको बुक से दिखाती हूँ। यहाँ पर इस टॉपिक में बेटा आप लोगों ने पढ़ा था एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पर देखें पेज नंबर 44 पर, स्पीड टाइम ग्राफ इक्वल किसके है, इक्वल टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस के इक्वल है। इसलिए हम यहाँ पर पुट कर देंगे एस। ठीक है बेटा, यहाँ पर एस पुट कर दिया। ये आप लोग चैप्टर नंबर 2 में सारी चीज़ क्लियर करके आए हैं, ग्राफ पढ़ के आए हैं कि जब हमारे पास स्पीड टाइम का ग्राफ बनता है तो वो हमें किसके इक्वल होता है, हमें हमारे पास डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को मिलाने से हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई हुई है। क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, जो शेडिड आपको नज़र आ रहा है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास इक्वल किसके है, एस के, डिस्टेंस के। अभी मैंने आपको दिखा दिया ना, टॉपिक है 2.11 चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ लेंथ मतलब 1/2L मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। इस फॉर्मूले को लिखने के बाद आप लोगों ने पता है क्या किया है, क्या करना है। यहाँ पर देखिए, ये हमने लिख लिया। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर लेंथ क्या है, लेंथ में वी है, वी पुट कर दिया हमने। ठीक है, और विड्थ में क्या है हमारे पास, विड्थ में हमारे पास टाइम है, हमने टाइम टी पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने टाइम टी पुट कर दिया। अब देखें, आपके बुक के ऊपर 2 मेथड लिखे हुए हैं एरिया को, जस्ट एरिया को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा मेथड आपके बुक के ऊपर ये लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था v इक्वल डी ओवर टी का, मतलब v इक्वल एस ओवर टी भी लिख सकते हैं। एस फाइंड करने के लिए ये क्या हो जाएगा, v क्रॉस टी इक्वल एस किया जाएगा। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट किया है। v हमारे पास एवरेज में है, वीक एवरेज आप लोगों ने ये भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब जहाँ पर वी एवरेज आ जाए वहाँ पर मतलब क्या है, हम बात करते होते हैं कि फाइनल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो हमारी इनिशियल पोजीशन थी, हमारे पास यहाँ पर इस ग्राफ में इनिशियल पोजीशन पे क्या थी, वेलोसिटी v की मैक्सिमम थी। क्या थी बेटा, मैक्सिमम। इस वजह से हमने यहाँ पर v लिख दिया। और फाइनल पोजीशन क्या थी, वो 0 पर आ गया, तो हमने 0 लिख दिया। डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टी लिख दिया हमने टाइम। ठीक है, उसके बाद जब हमने v प्लस 0 किया तो हमारे पास v आ गया एज इट इज़, बाकी चीज़ें आ गई। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, ये क्या बन जाएगी, f इक्वल होता है m a के। ये हमने अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, लिख दिया। इसके बाद हमने s का ये फार्मूला यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद आप लोगों को एक्सेलरेशन का फार्मूला पता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन v ओवर t। ठीक है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने ये वाला फार्मूला एज इट इज़ नीचे उतारा। अब t इस t से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच गया, 1/2 m, यहाँ v और यहाँ v। 1/2 को हमने स्टार्ट में लिख दिया, m हमने उसके बाद लिख दिया। अब ये v और ये v मल्टीप्लाई v क्या हो जाएंगे, v का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी को फार्मूले को यूं भी लिखा जाता है mv स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया, कंप्लीट। अब हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। एक बार मैं आपको बुक से दिखा दूँ कि हमारी कोई चीज़ रहती नहीं है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी की डेफिनेशन भी कर ली हमने, इसकी एग्जांपल भी कर ली हमने। बता दिया कि 1 जॉल वर्क होता है तो 1 जॉल एनर्जी हम स्पेंड करते हैं। हमने उसकी टाइप डिस्कस कर ली, हमने काइनेटिक एनर्जी डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करने लगे हैं पोटेंशियल एनर्जी, फिर लास्ट पर हम आएंगे इसकी एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी दैट अ बॉडी पोसेसेस बाय virtue ऑफ इट्स पोजीशन और डिफॉर्मेशन। अब ये सारी डेफिनेशन हमारी वही वाली है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वाली, काइनेटिक एनर्जी वाली डेफिनेशन है सारी। ठीक है, मगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कहाँ पर है, यहाँ पर चेंज है। जस्ट चेंज हमारे पास है
पोजीशन और डिफॉर्मेशन। मतलब पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि चेंज की वजह से आती है, पोजीशन की चेंज की वजह से या फिर डिफॉर्मेशन की वजह से। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर कोई ब्लॉक पड़ा है और मैं इस ब्लॉक को ग्राउंड से उठाकर मैं एक हाइट के ऊपर लेके आ रही हूँ, मतलब मैंने उसके ऊपर वर्क डन किया, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। मैंने उसकी क्या किया, पोजीशन चेंज की है, मैं ग्राउंड से उठाकर उसको हाइट पर ले आई हूँ, ठीक है। या फिर डिफॉर्मेशन करना, डिफॉर्म करना किसी चीज़ की शेप को चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल है पेंसिल है, उसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूँगी तो ऐसा वक्त आएगा ना कि ये टूट जाएगी, ठीक है, इसकी शेप चेंज होगी। अब ये पेज ही है, मैं इसको फोल्ड कर दूँ, प्रॉपर फोल्ड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसकी शेप भी जो है वो चेंज कर दूँ, या फाड़ दूँ तो इसकी पेज की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, डीफॉर्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसकी लेंथ और वेट जो है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा इजी वर्डिंग में ये इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अगेंस्ट टू द ग्रेविटेशनल फील्ड, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के, द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, तो बॉडी में एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर्ड हो जाती है। और ऑब्जेक्ट डेट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दिस एनर्जी इज ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब कि हम कह रहे हैं कि यहाँ जो एनर्जी होगी इस पोजीशन पर सेव, वो एनर्जी हमारे पास कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा। एक बार फिर इसको एक्सप्लेन कर दूं कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि ड्यू टू पोजीशन की चेंज करने की वजह से या डिफॉर्मेशन की वजह से होती है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को आप लोग चेंज कर देते हो, पोजीशन डिफॉर्म कर देते हो, तो उसके अंदर जो स्टोर होती है न्यू पोजीशन पर, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। आगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चले तो पोटेंशियल एनर्जी की फर्दर आगे काफ़ी सारी फॉर्म्स हैं, जिसमें आ जाते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल और इंटरनल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अब हम इन सब को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी possessed by an object by virtue of its position relative to the earth is called gravitational potential energy। अब ये सेम पोटेंशियल एनर्जी वाली डेफिनेशन है, चेंज कहाँ है, रिलेटिव टू द अर्थ। मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है वो रिलेट कर रही होती है, निस्बत है होती है अर्थ के, ठीक है। पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्प्रिंग इस कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जब हम किसी स्प्रिंग को, फॉर एग्जांपल ये पर मेरे पास स्प्रिंग है, इसको मैं कंप्रेस कर दूं, ठीक है, तो तब जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब मैं उसको स्ट्रेच करूँगी, खींचूंगी, ठीक है, तो तब वहाँ पर जो एनर्जी होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है बेटा। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? द पोटेंशियल एनर्जी इन द केमिकल्स ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी विच इज चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय केमिकल रिएक्शन। इसमें वो आपको ये कह रहा है कि बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं, जब उनमें केमिकल रिएक्शन होते हैं तो वो अपनी केमिकल एनर्जी को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। वो हमारे पास केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। थर्मल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी, थर्मल एनर्जी इज रिलीज बाय बर्निंग फॉसल फ्यूल्स, फॉर एग्जांपल कोयल, ऑयल, गैस थ्रू केमिकल रिएक्शंस। थर्मल एनर्जी जो है वो फॉसल फ्यूल्स को जलाने से हमें हासिल होती है, जिसमें आ जाता है कोयला, ऑयल, गैस, केमिकल रिएक्शन से ये हमें हासिल होती है। अब फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसल फ्यूल्स कहते हैं हम जब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जब ये डेड हो जाते हैं तो इनकी बॉडी ज़मीन के अंदर धंस जाती है, जैसे दफन वगैरह हम करते हैं चीज़ों को, जानवरों को, और जो पौधे हैं गल सड़ जाते हैं ज़मीन के अंदर, कई कई साल हो जाते हैं उनको, फिर वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं और केमिकल रिएक्शन फिर इन फॉर्म को हम कहते हैं फॉसल फ्यूल्स। और बाद में वो केमिकल रिएक्शंस के बाद ज़मीन से कोयला हम निकालते हैं सॉलिड फॉर्म में, गैस निकलती है गैस की फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में हम ऑयल ज़मीन से हासिल करते हैं। ये सारे फॉसल फ्यूल से हासिल होती हैं जो केमिकल रिएक्शंस उनमें हो रहे होते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाए, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी इज हिडन एनर्जी इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स when they are broken, energy is released in the form of heat and some other radiation, this is called nuclear fission।
अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, एटम के अंदर न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है। ये आप लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एटम के अंदर न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस के अंदर जब वो ब्रेक करता है तो तब एनर्जी रिलीज़ होती है। वो एनर्जी रिलीज़ होती है हीट के फॉर्म में और अदर रेडिएशंस के फॉर्म में, ठीक है। उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और फिजन आप लोग आगे जाके पूरा टॉपिक पढ़ेंगे लॉन्ग। फिलहाल आपकी बुक ने इतना बताया, इतना ही कर लें कि एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जब वो ब्रेक करता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है हीट के फॉर्म में, अदर रेडिएशंस के फॉर्म में। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। एग्जाम्पल हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को लेकर और साथ उसकी डेरिवेशन ड्रा करेंगे, ठीक है। अब देखें बेटा, फॉर एग्जांपल इसमें उन्होंने कहा है कि इफ़ द ब्लॉक इज़ लिफ्टेड टू अ हाइट, एक ब्लॉक है पड़ा हुआ है किसी प्लेन के ऊपर, उसको लिफ्ट किया है मतलब हमने उठा लिया, एक हाइट तक ले गए हैं, ठीक है, ग्राउंड से। तो देन ब्लॉक हैव पोटेंशियल एनर्जी इन दैट राइज पोजीशन। तो यहाँ पर जाकर जब मैंने ब्लॉक यहाँ से उठा के यहाँ पर कर दिया तो उसके अंदर क्या स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट द वर्क डन इज स्टोर्ड इन इट एज पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने वर्क डन किया है वो उसके अंदर स्टोर हो गया है, जैसे हम जिसको हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। ई पी उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी को इस न्यू बुक में लिखा है, अदरवाइज ऐसे भी हम लिख सकते हैं जी, आपकी पुरानी बुक में यूं करके लिखा जाता है, ठीक है। potential energy P dot E, work done to put the block in elevated position और therefore potential energy of the block at height H become। तो जब हम ब्लॉक यहाँ से इस ब्लॉक को उठाकर इधर ले आएंगे, यहाँ पर हम अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जो हम खुद अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, और डाउनवर्ड जो है उसकी वेट की फोर्स लग रही है। W इक्वल होता है mg के, ठीक है। W इक्वल होता है mg के। एनर्जी किसके इक्वल थी, एनर्जी हमारे पास इक्वल थी वर्क डन के, और डब्ल्यू इक्वल है एफ डॉट डी के, ठीक है। एफ मैंने यहाँ पर लिखा, डी की जगह मैंने क्या लिख दिया, हाइट, ठीक है, यहाँ से जो हाइट है। हाइट लिखने के बाद एफ जो है, एफ की मैंने फार्मूला पुट कर दिया एम जी, और एच हमारे पास एच आ गया, और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का बेटा फार्मूला आ गया एम जी एच, ठीक है। ये आप लोगों का कंप्लीट टॉपिक यहाँ पर हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी का भी कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट आप लोगों को इस टॉपिक में एमसीक्यूज़ कौन कौन से आ सकते हैं, और देन हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स। बेटा आप लोग पिक बनाना चाहें तो इसकी बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक में बस एक लाइन बेटा हमारी डिस्कस होने वाली रह गई है, वो ये कि ए वी ओवर टी द स्लोप इज़ नेगेटिव एज द वेलोसिटी एंड फोर्स आर इन ओपोजिट डायरेक्शन। अब उन्होंने कहा कि वेलोसिटी और फोर्स जो है वो ओपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। वेलोसिटी कहाँ जा रही है, अपवर्ड की तरफ जा रही है, अभी मैंने आपको ये ग्राफ डिस्कस किया ना पीछे, और फोर्स जो है वो उसको अगेंस्ट लग रही है, दोनों ऑपोजिट लग रही हैं। इस वजह से वहाँ पर कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 5.3 है, अ ट्रक ऑफ मास 3000 kg इज़ मूविंग ऑन अ रोड। एक ट्रक है, उसका मास कितना है, 3000 kg है, और वो कहाँ पर मूव कर रहा है, रोड के ऊपर, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिटरमाइन इट्स काइनेटिक एनर्जी, उन्होंने कहा काइनेटिक एनर्जी आप लोग क्या करें, फाइंड करें। सिंपल, हमने गिवन डाटा यहाँ से लिखा, मास ऑफ ट्रक दिया हुआ है, लिख लिया, वेलोसिटी हमें दी हुई है, लिख ली। अब वेलोसिटी को हमने कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकंड में। वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए हमने 1000 से क्या कर देना है, डिवाइड। हमने क्या लिखा, गिवन डाटा लिखा, गिवन डाटा में क्या था, मास, मास ऑफ ट्रक क्या था, 3000 kg, ठीक है, हमने लिख लिया। उसके बाद हमें पता है कि वेलोसिटी का जो यूनिट है वी इक्वल होता है यूनिट मीटर पर सेकंड के, ठीक है, वो हमने लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 54 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 से, डिवाइड करवाएंगे पर और है ना, पर और मतलब कि मल्टीप्लाई की जगह हम एच को नीचे ले आएंगे, किलोमीटर पर और है तो हम किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एच नीचे आ जाएगा, मतलब एच हमारे पास और है। तो एक और में कितने मिनट और कितने सेकंड होते हैं, 60 मल्टीप्लाई 60, 3
3600, मतलब कि 3600 हमारे पास आ गए सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। जब हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उसको डिवाइड करेंगे 3600 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर आ गया। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। एनर्जी इक्वल 1/2 mv² में एम के हमारे पास ये जो मास का जो हमारे पास वैल्यू है वो 3000 kg है, वो हमने पुट कर दिया। आप लोगों ने बेटा यूनिट साथ लाजमी लिखने हैं, अगर सर यूनिट हम नहीं लिखेंगे तो हमारा आधा नंबर पेपर में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया जो हमारे पास वेलोसिटी थी उसका यूनिट, और इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 2 तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा हो गया है। पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास आंसर आ गया किलो जॉल में। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 5.4। 5.4 में बेटा हमें क्या कह रहा है कि अ बॉल ऑफ मास 180 ग्राम वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 12 मीटर। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द बॉल। अब उन्होंने कहा एक बॉल है, उसका वेट पता है कितना बेटा, मास है 180 ग्राम है। हमने थ्रो की है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ फेंकी हमने। ठीक है, एक हमने बॉल ले ली है, उसका मास कितना है 180 ग्राम है। ठीक है बेटा, उसको हम थ्रो करते हैं, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ हमने फेंका है। ठीक है, और ऊपर की तरफ जब वो फेंका है तो उसकी पोजीशन ये वाली है। ठीक है, और वो कितनी हाइट पर गई है, वो 12 मीटर पर गई है। ठीक है, अब उन्होंने कहा पोटेंशियल एनर्जी बताएं कि उसने कितनी गेन की है। ठीक है, उस बॉल में कितनी काइनेटिक एनर्जी उसने गेन कर ली है, उसमें सेव हो गई है। ठीक है, सोल्यूशन में हमने गिवन डाटा लिखा। गिवन डाटा में हमने ग्राम को जो उसकी ग्राम में वैल्यू दी हुई थी 180 ग्राम को कन्वर्ट कर लिया है किलोग्राम में। जब बेटा हम 180 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू किलोग्राम में। ठीक है, 180 डिवाइड करें 1000 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाता है 0.1 kg में वैल्यू की। हाइट हमने एज इट इज़ लिख ली। उसके बाद हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है पोटेंशियल एनर्जी। अब जी, जी हमारे पास यहाँ पर क्यों लिखा है जी, आप लोगों को पता है कि कोई बॉडी अपवर्ड मूव करती है तो हमें पता है कि उसने ग्रेविटेशनल जो हमारे पास फोर्स है वो उसे डाउनवर्ड जो है एक्ट करती है, डाउनवर्ड मूव करवाना चाहती है, अपनी तरफ खींचती है। उसको कौन खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है पोटेंशियल एनर्जी का mgh। मास हमने मास की वैल्यू यहाँ पर लिख दी। जी हमारे पास क्या है, जी की वैल्यू 10। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमने हाइट लिख दिया। ठीक है बेटा, दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर हमारी जो एग्जाम्पल नंबर 5.4 है वो भी डिस्कस हो गई है। उसके बाद हम MCQs की तरफ चलते हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इसमें आप लोगों के पास पेज नंबर 109 में ना एक आदमी दिखाया जा रहा है वो जो कि एक तीर को खींच रहा है, और ये एग्जाम्पल आप लोगों को शो करवा रही है कि कितने वो ज़ोर से खींच रहा है, कि कितनी उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है उस तीर के अंदर। ठीक है, जितनी ज़्यादा उन्होंने कहा है वो एनर्जी स्टोर करेगा ना उतनी दूर जाके उसका वो तीर गिरेगा। ठीक है, हो सकता है कि जितनी जैसे जैसे वो एनर्जी स्टोर करेगा उतन हो सकता है कि वो इतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाए कि पॉसिबिलिटी है कि वो 1 किलोमीटर तक दूर जाके गिर सकता है। ठीक है, अब देखें आप लोगों के पास ये फॉर योर इंफॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो कि आप लोगों को यूँ करके पूछे जा सकते हैं कि द वर्क डन बाय द सिंगल बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज 0.5 जूल के। एक सिंगल हार्ट ह्यूमन बींग एक धड़कन पर 0.5 जूल वर्क डन हो रहा होता है। सिर्फ हम हमारी जो एक हार्ट की एक बीट जब हम दिल एक बार धड़कता है तो उस तब कितना वर्क डन हो रहा होता है 0.5 जॉल। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, पेपर में पॉसिबिलिटी है कि आएगा ही आएगा। द एनर्जी कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियर बम ड्रॉप्ड ऑन
हिरोशिमा जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज 8.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 जॉल। उन्होंने कहा है कि जब सेकेंड वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर हुई थी, जापान के इस शहर में हिरोशिमा में एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, तब वहाँ पर टोटल एनर्जी जो उसकी थी वो 8.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 जॉल थी। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है द एनर्जी आउटपुट ऑफ द पावर स्टेशन इन 1 ईयर इज़ 10 की पावर 16 जॉल। अब जो एनर्जी पावर स्टेशन में एक साल में जितनी हमारे पास एनर्जी आउटपुट आती है ना, वो टोटल हमारे पास होती है 10 की पावर 16 जॉल। ठीक है, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब हमारा पूरा टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, हर चीज़ हमने कवर की है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।